हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस में पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हमारा टॉपिक है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। भारतीय राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक तत्व रही है। स्वतंत्रता के बाद से जाति का प्रभाव कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि भारत में जाति महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा कहा गया था कि भारत में राजनीति क्या है? एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। जाति ने सरकार के नीति निर्माण को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए कुछ जातियों के पक्ष में आरक्षण की नीति चलाई जाती है, जैसे आरक्षण वगैरह दिया जाता है तो वो किसी एक जाति, क्षेत्र या जाति विशेष के नाम पर दिया जाता है। नीति निर्माण को प्रभावित करता है। राजनीतिक दलों के कार्यक्रम, नीतियाँ, घोषणा आदि जाति को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनके कार्यक्रम होते हैं, नीतियाँ होती हैं, घोषणाएं होती हैं, वह जाति को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। राजनीतिक दलों के भीतर विभिन्न पदों को जातीय विन्यास के संदर्भ में विस्तृत किया जाता है। तो जितने भी पद होते हैं राजनीतिक दलों के भीतर उनमें भी जाति के विन्यास को ही देखा जाता है। चुनाव एवं मतदान में जाति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल चुनाव क्षेत्र में जाति संरचना के आधार पर अपने उम्मीदवारों का चयन करती हैं। तो चुनाव और मतदान में जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल चुनावी क्षेत्र में जाति संरचना के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन करते हैं। मतलब जहाँ पर की जाति की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर उस कास्ट के उम्मीदवार को ही खड़ा किया जाता है या चुना जाता है। चुनाव में मतदान एवं ऊपर से नीचे तक राजनीतिक समर्थन जुटाना जाति के आधार पर होता है। मतलब आपने देखा होगा कि कई बार जाति के नाम पर ही वोट मांगे जाते हैं। तो जाति में मतदान और ऊपर से नीचे तक राजनीतिक समर्थन जुटाना जाति के आधार पर चलता है। जाति का कारक मंत्रिपरिषद के गठन सरकार के विभिन्न राजनीतिक पदों पर नियुक्ति करने को भी प्रभावित करता है। तो जितने भी मंत्रिपरिषद हैं उनके गठन को, सरकार के विभिन्न राजनीतिक पदों को भी जाति के कारक प्रभावित करते हैं। राजनीति में जाति एक दबाव समूह के रूप में भी कार्य करती है। जाति के आधार पर राजनीतिक सौदेबाजी भी करी जाती है। जाति संगठन एक दूसरे के साथ सामूहिक सौदेबाजी के लिए जाति के सदस्यों को संगठित करने के लिए उभरते हैं। तो क्या करते हैं? जाति राजनीति में एक दबाव के रूप में भी कार्य करती है और जाति के आधार पर जो राजनीतिक सौदेबाजी है वो की जाती है। जाति संगठन एक दूसरे को सामूहिक सौदेबाजी के रूप में जाति के सदस्यों को संगठित करने के लिए उभरे हैं। प्रशासन भारत में जाति के प्रभाव से बचा नहीं है। सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, तबादले जाति के आधार पर ही प्रभावित होते हैं। तो प्रशासन में भी जाति के प्रभाव से ही नियुक्तियां, तबादले आदि होते हैं। प्रशासनिक कर्तव्यों को निभाने में सरकारी अधिकारियों का व्यवहार भी कभी कभी जातिगत विचारों से प्रभावित होता है। जितने प्रशासनिक कर्तव्य हैं उनको निभाने के समय भी कई बार सरकारी अधिकारियों का व्यवहार जातिगत विचारों से प्रभावित होता है। कई राजनीतिक दलों में राजनीतिक नेतृत्व कुछ जाति समूहों के समर्थन के आधार पर उभरता है और राजनीति में जीवित रहता है। तो कुछ ऐसे दल हैं जो कि अभी भी राजनीति में सिर्फ जाति की वजह से हैं और अभी वर्तमान में स्थित भी हैं। जाति व्यवस्था ने आधुनिक लोकतंत्र के ढांचे के भीतर राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक लामबंदी और संस्थागतकरण की प्रक्रिया की सामग्री और दिशा निर्धारित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जाति व्यवस्था ने अभी वर्तमान में आधुनिक लोकतंत्र के ढांचे के भीतर राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक लामबंदी और संस्थागतकरण की प्रक्रिया की सामग्री एवं दिशा निर्धारित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका।
भारतीय राजनीति को धर्म व्यापक रूप से प्रभावित करता है। राजनीति में धर्म का प्रयोग राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। धर्म और राजनीति की इस तालमेल को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो अभी भी वर्तमान में जो धर्म है वह व्यापक भूमिका निभाता है। राजनीति में धर्म का प्रयोग राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। धर्म एवं राजनीति के इस तालमेल को निम्न शीर्षकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। पहले, धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन, चुनाव में धर्म का प्रभाव, धार्मिक दबाव समूह का अस्तित्व, पृथक राज्य की मांग की स्थापना, सरकार का धार्मिक आधार पर गठन, राज्य एवं राजनीतिक पर धर्म का प्रभाव, तुष्टीकरण की नीति और बहुसंख्यक संप्रदाय के विकास के नाम पर। तो पहला है धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन। धर्म का राजनीतिक दलों पर प्रभाव तो हो सकता है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों से तो इसका अटूट संबंध है। भारत में राजनीतिक दलों का गठन धर्म के आधार पर ही हुआ है। श्रोमणी अकाली दल, रामराज परिषद, हिंदू महासभा, शिवसेना, मुस्लिम लीग आदि दलों का निर्माण धार्मिक आधार पर ही हुआ है। चुनावों पर धर्म का प्रभाव। भारत में चुनावों में अधिकांश राजनीतिक दल धर्म के नाम पर मतदाताओं से मत देने की अपील करते हैं। यहाँ जनता से अधिक मत बटोरने के लिए पीठाधीशों, इमामों, पारदियों और साधुओं के फतवे फरमान जारी कराए जाते हैं। धार्मिक दबाव समूह का अस्तित्व। आज अनेक धार्मिक संगठन राजनीति में दबाव समूह की भूमिका निभाते नजर आते हैं। ये संगठन शासन पर अपने समुदाय के पक्ष में कानून बनाने के लिए दबाव डालते हैं और अनेक अवसरों पर अनुकूल कानून बनवाने में भी सफल हो जाते हैं। पृथक राज्य की मांग की स्थापना। भारतीय राजनीति में धर्म के आधार पर पृथक राज्य की मांग भी की गई है, जैसे कि सिख होमलैंड और खालिस्तान। सरकार का धार्मिक आधार पर गठन। भारत में केंद्र और राज्य में सरकारों का गठन करते समय इन बातों को ध्यान में रखना जाता है कि उससे प्रमुख संप्रदायों और धार्मिक विश्वास वाले व्यक्तियों को अवश्य रूप से प्रतिनिधि चुना जाए या प्रतिनिधित्व दिया जाए। राजनीति में धर्म का प्रभाव। केरल राज्य में नायर सर्विस सोसाइटी, श्री नारायण धर्म परिपालन युगम और पंजाब राज्य में अकाली दल आदि द्वारा शासन की नीति को सशक्त रूप से प्रभावित करता है। तो जो राज्य में राजनीति पर धर्म का प्रभाव है वो भी राजनीति को प्रभावित करता है। जैसे केरल में नायर सर्विस सोसाइटी, श्री नारायण धर्म परिपालन युगम, पंजाब में अकाली दल आदि प्रभावित करते हैं राजनीति को। तुष्टीकरण की नीति। भारत में राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के उद्देश्य से धार्मिक अल्पसंख्यकों की प्रशंसा करने की नीति अपनाते हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को बनाए रखना। तो तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है। बहुसंख्यक समुदाय के विकास के नाम पर। मुस्लिम तुष्टीकरण के विरोध में एक संस्कृति, एक राष्ट्र, एक समुदाय एवं एक हिंदू है एवं हम हिंदू हैं जैसे नारे को गढ़ना। तो ये क्या होता है, अल्पसंख्यक समुदाय के विश्वास के नाम पर क्या किया जाता है, कुछ नारे दिए जाते हैं, जैसे कि एक संस्कृति, एक राष्ट्र, एक समुदाय और हम हिंदू हैं जैसे नारे। सांप्रदायिकता को कम करने के उपाय क्या हैं? सांप्रदायिकता के आधार पर गठित राजनीतिक दल एवं अन्य संगठनों पर पाबंदी लगाना। चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार की जानी चाहिए और इसका पालन कठोरता से करना चाहिए। अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक दशाओं में सुधार आवश्यक है। स्कूल कॉलेजों में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण आधारित शिक्षा होनी चाहिए। राज्य एवं जिला स्तर पर शांति परिषदें स्थापित करनी चाहिए। राजनीतिक एवं धर्म नेताओं द्वारा सकारात्मक भूमिका निभाई जाए। सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए सभी संप्रदायों के व्यक्ति शामिल होते हुए विशेष पुलिस बल का भी गठन किया जाए। सांप्रदायिक अपराधों से निपटने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना। सिद्धांतों पर आधारित राजनीति का विकास। लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास किया जाए। सरकारी संगठन
शिक्षण संस्थान एवं सरकारों से अनुदान प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थानों में धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो उपाय क्या हो सकते हैं? पहला, सांप्रदायिकता के आधार पर गठित जितने भी राजनीतिक दल हैं, संगठन हैं, उनकी पर पाबंदी लगाई जाए। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की आचार संहिता तैयार करे और उसका पालन कठोरता से कराए। अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक दशाओं में सुधार आवश्यक है। स्कूल कॉलेजों में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण आधारित शिक्षा होनी चाहिए। राज्य जिला स्तर पर शांति परिषदें स्थापित होनी चाहिए। राजनीतिक एवं धार्मिक नेताओं द्वारा सकारात्मक भूमिका निभाई जानी चाहिए। सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए सभी संप्रदाय के व्यक्ति शामिल हों और विशेष पुलिस बल की नियुक्ति की जाए। सांप्रदायिक अपराधों से निपटने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की जाए। सिद्धांतों पर आधारित राजनीति का विकास हो। लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास किया जाए। सरकारी शिक्षक संस्थानों और सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उनमें धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रतिबंध होना चाहिए। राजनीति में वर्ग की भूमिका। प्रत्येक समाज विभिन्न सामाजिक स्तरों में बटा है, जो उच्च और निम्न सामाजिक पद सोपान में व्यवस्थित होता है। इन पदों का आधार या इन वर्गों का आधार कभी उनके गुण होते हैं तो कभी आर्थिक संपन्नता होती है। प्लेटो ने गुणों के आधार पर 3 वर्ग बताए हैं, विवेक, साहस और क्षुद्र वर्ग। मार्क्स ने आर्थिक संरचना के आधार पर समाज को मुख्यतः 2 वर्ग में वर्जुआ और सर्वहारा में विभाजित किया था। पहला पूंजीगत वर्ग, जिसे वर्जुआ कहा जाता है, जिसके पास भूमि, पूंजी, फैक्ट्री जैसे उत्पादन के साधन का स्वामित्व होता है। दूसरा सर्वहारा वर्ग, जिसके पास अपने आजीविका के लिए श्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। तो वर्ग क्या होते हैं? तो सभी समाज में इतने सारे स्तर हैं, तो सभी स्तर को अलग अलग स्तरों में बांटा जाता है। पहले आता है जो नॉर्मली बांटा जाता है, उच्च और निम्न सामाजिक पद सोपान में व्यवस्थित होता है। इन वर्गों के आधार पर इनका गुण हो सकता है और कभी कभी इनकी आर्थिक संपन्नता भी होती है। प्लेटो थे, इन्होंने इन गुणों के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा है, विवेक, साहस और क्षुद्र वर्ग। लेकिन जो कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने आर्थिक संरचना के आधार पर समाज को 2 भागों में बांटा था, एक वर्जुआ और सर्वहारा। वर्जुआ वर्ग था संपत्ति थी, इनके पास बहुत सारे पूंजीपति वर्ग आता है, इसके अंतर्गत भूमि, पूंजी और फैक्ट्री इनके पास होती थी। दूसरा वर्ग है सर्वहारा, इनके पास अपनी आजीविका के लिए सिर्फ श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। मैक्स वेबर ने समाज की 3 श्रेणियां बताई हैं, धनिक वर्ग, अधिग्रहण करने वाले वर्ग और सामाजिक वर्ग। मैक्स वेबर ने 3 बताए हैं, धनिक वर्ग, अधिग्रहण करने वाले, अर्जित वर्ग और सामाजिक वर्ग। भारत में भी जाति वर्ग हैं, जैसे उच्च जातियां, पिछड़ी जातियां और अनुसूचित जातियां। इसके अतिरिक्त व्यवसाय एवं आय के आधार पर वर्ग बने हैं, जैसे कि गरीब, मध्यम वर्ग और धनी वर्ग। अंग्रेजी के शब्द क्लास अर्थात वर्ग का उद्भव है वह लैटिन शब्द क्लासिस से हुआ है। क्लासिस शब्द का प्रारंभिक प्रयोग व्यक्तियों के सशस्त्र समूह के रूप में किया गया था। आगे चलकर वर्ग शब्द का प्रयोग मानव समाज के बृहद समूह के लिए किया जाने लगा। भूमिका। राजनीतिक दलों का गठन, राजनीतिक मूल्यों का निर्धारण, उम्मीदवारों की योग्यता का निर्धारण, राजनीति की रूपरेखा का निर्धारण, वर्ग के आधार पर नीति निर्माण, समाजवादी राज्य की स्थापना। तो वर्ग कैसे है, वर्ग की भूमिका क्या है? राजनीतिक दलों का गठन। भारत में राजनीतिक दलों के गठन में वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों के इतिहास को देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका गठन विभिन्न वर्गों का समर्थन करने के लिए हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उच्च वर्ग या पूंजीपतियों की पार्टी है, उसी प्रकार बसपा पार्टी निम्न वर्ग को रिप्रेजेंट करती है। राजनीतिक मूल्यों का निर्धारण। भारतीय राजनीति में राजनीतिक मूल्यों का निर्धारण भी वर्ग के आधार पर होता है, जैसे आधुनिक, पुरातन एवं प्रगतिशील विचारधारा। उम्मीदवारों की योग्यता का निर्धारण। वर्ग के आधार पर ही भारतीय राजनीति में उम्मीदवारों की योग्यता सुनिश्चित की जाती है। जहां उच्च वर्ग शिक्षित, कर्मठ उम्मीदवारों को पसंद करता है, वहीं जो निम्न वर्ग है वह शिक्षित उम्मीदवारों को पसंद नहीं करता, जिससे राजनीति में वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। राजनीति की रूपरेखा का निर्धारण। भारतीय राजनीति
की रूपरेखा का निर्धारण भी वर्ग के आधार पर होता है, अर्थात चुनाव के दौरान निम्न वर्गों को किस तरह खुश किया जाए तथा उच्च एवं मध्यम वर्गों को किस तरह अपनी पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाए, यह वर्ग के आधार पर ही सुनिश्चित होता है। वर्ग के आधार पर नीति निर्माण। भारतीय राजनीति में नीति निर्माण के लिए भी वर्ग महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करते हैं। भारत के अधिकांश वर्ग निम्न वर्ग के अंतर्गत आता है, इसलिए भारत की राजनीति भी निम्न वर्ग के आधार पर ही बनाई जाती है और निम्न वर्ग के लिए ही बनाई जाती है, उच्च वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए बनाई जाती है। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। समाजवादी राज्य की स्थापना। भारतीय राजनीति में समाजवादी राज्य की स्थापना के लिए भी वर्ग उत्तरदायी है, क्योंकि भारत के अधिकांश भाग निम्न वर्ग में आते हैं। इसलिए भारतीय राजनीति संसाधनों के समुचित वितरण पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना की जाती है। समाजवादी राज्य की स्थापना में भी वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीति में निप्त जातीयता की भूमिका। निप्त जातीयता किसी व्यक्ति समूह की अपनेपन की भावना होती है। यह व्यक्ति समूह विभिन्न संस्कृति लक्षणों के कारण स्वयं को खुद को एक विशेष जाति समूह से संबंधित करते हैं, जिसे निप्त जातीयता कहा जाता है। निप्त जातीयता क्या होती है? किसी व्यक्ति समूह के अपनेपन की भावना होती है। वो उसके व्यक्तित्व से, उसके समूह से, उसके संस्कृति से, उसके लक्षणों से, गुण से खुद को विशेष जाति समूह से संबंधित करना क्या कहलाता है? निप्त जातीयता कहलाती है। निप्त जातीयता उन चुनिंदा संस्कृति या भौतिक विशेषताओं को दर्शाता है जिनका प्रयोग लोगों को समूहों एवं श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। इन्हें दूसरों से काफ़ी अलग माना जाता है। निप्त जातीय वर्गीकरण के लिए अक्सर प्रयोग किए जाने वाले कुछ सामाजिक लक्षण इस प्रकार हैं। पहले, राष्ट्रीयता हो सकती है निप्त जातीयता में। जनजाति, धार्मिक आस्था, साझा भाषा, साझा संस्कृति एवं साझा परंपराएं। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीयता, जनजाति, धार्मिक आस्था, साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा परंपराएं। आबादी में निप्त जातीय समूह या अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक हो सकते हैं। कोई समूह अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक भी यह पूर्ण तथ्य नहीं है, बल्कि परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करता है। भूमिका क्या है निप्त जातीयता की राजनीति में? पहली, अलगाववाद उत्पन्न करती है, अलग राज्य की मांग करती है, सामाजिक समरसता का अभाव होता है। निप्त जातीयता दबाव समूह का अस्तित्व और विशेष राज्य का दर्जा देना। पहली है अलगाववाद। निप्त जातीयता के कारण कुछ क्षेत्रीय लोग राजनीतिक दल में संगठन बनाकर स्वयं को देश से अलग होने की आवाज उठाते हैं, जैसे कश्मीर, पंजाब के लिए अलगाववाद संगठन। अलग राज्य की मांग। निप्त जातीयता के कारण ही अलग राज्यों की मांग उठने लगती है। हाल ही में आंध्र प्रदेश में अलग राज्य तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ है। सामाजिक समरसता का अभाव। निप्त जातीयता के कारण एक राज्य के लोग दूसरे राज्य को अपने क्षेत्र से बाहर करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर पूर्व राज्यों में और हाल ही में महाराष्ट्र, गुजरात में दूसरे प्रांतों के लोगों का विरोध की घटना। निप्त जातीय दबाव समूह का अस्तित्व। आज अनेक निप्त जातीय संगठन राजनीति में दबाव समूह की भूमिका निभाते नजर आते हैं। ये संगठन शासन पर अपने समुदाय के पक्ष में कानून बनाने के लिए दबाव डालते हैं। अनेक अवसरों पर अनुकूल कानून बनाने में सफल भी होते हैं। विशेष राज्य का दर्जा। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का एकमात्र उद्देश्य निप्त जातीयता संरक्षित करना होता है। जनजातीय लोगों को लोक लोभावनवादी से सुरक्षित पैदा कराना, परंतु इनकी परिणति अलगाववाद, सांप्रदायिकवाद और लोगों के बीच परिपक्व की भावना के रूप में होती है। पार्थक्य की भावना के रूप में होती है। भारतीय राजनीति में भाषा। भारतीय राजनीति के अनेक निर्धारक तत्वों में से एक भाषा भी है। भारत एक बहुभाषी राज्य है। यहाँ अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, जिनमें से 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। भाषा
लोगों के बीच में संचार का प्रमुख साधन होती है। भाषा की विविधता भारतीय समाज की अनूठी विरासत है, किंतु यह विशेषता तब संकट बन जाती है जब यहाँ पर बोली और लिखी जाने वाली अनेक भाषाओं के कारण लोगों के मध्य द्वेष उत्पन्न हो जाता है। ध्यानतलब है कि 1950 से 1960 के बीच में राजनीति का एक मुख्य मुद्दा भाषा ही रहा है। भाषागत आधार पर संकुचित भावनाएं, दबाव गुटों का उद्भव, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग एवं राजनीतिक आंदोलन राष्ट्रीय एकता के लिए संकट उत्पन्न करती है। भाषाई आधार पर समस्त विवादों के निराकरण के लिए एक ऐसी संपर्क भाषा की जरूरत होती है जो विभिन्न भाषाई व्यक्तियों को एकत्रता के सूत्र में बांध सके। भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना, हिंदी भाषी विरोधी राजनीति होना, राज्य में भाषाई विवाद होना, अन्य भाषाओं की मान्यता की राजनीति होना, भाषाई अल्पसंख्यकों की राजनीति, भाषा के आधार पर मतदान व्यवहार आदि, ये सब भाषाई आधार हो जाते हैं राजनीति में। पहला कौन सा है? पहला है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना। भाषा राज्य नीति में अहम भूमिका निभाती है। इसका प्रभाव हम स्वतंत्रता के बाद से ही देखने को मिल रहा है। 1952 में तेलुगु भाषी लोगों ने पृथक तेलुगु भाषा राज्य के लिए आंदोलन तीव्र कर दिया और यह आंदोलन इतना तीव्र हो गया कि प्रधानमंत्री नेहरू जी को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ा। हिंदी भाषी विरोधी राजनीति। भारतीय संविधान निर्माण के समय से ही हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिस्थापित करने की राजनीति चल रही है। उस समय लोगों का कहना था कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को प्रतिस्थापित करने में जल्दी करने का तात्पर्य होगा कि हिंदी भाषा जनता पर हिंदी थोपना। संविधान निर्माताओं ने तब यह निर्णय लिया कि जब तक हिंदी पूर्णतः विकसित नहीं हो जाती, सरकारी भाषा के आधार पर सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी ही प्रयुक्त होगी और भारत सरकार हिंदी भाषा के विकास एवं विस्तार के लिए प्रयास करती रहेगी। परंतु स्वतंत्रता के 75 वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी हिंदी सरकारी भाषा नहीं बन पाई है। वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 में सर्कुलर जारी कर सभी मंत्रालय, PSU और बैंकों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हिंदी को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। तब भी राजनीतिक दलों ने इसका तीव्र विरोध किया था। पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु की सरकार तो हिंदी भाषा का विरोध कर हमेशा भाषा की राजनीति करती दिखाई देती है। राज्यों में भाषाई विवाद। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने के बावजूद राज्यों के अंतर्गत एवं सीमा पर भाषाई विवाद देखने को मिलता है। जैसे महाराष्ट्र एवं कर्नाटक सीमा पर स्थित बेलगांव, असम में बंगाली एवं असमी भाषा को लेकर ही हमेशा उग्र विवाद देखने को मिलते हैं। राजनीतिक दल इसका लाभ उठाने के लिए ऐसे विद्रोहों को और उग्र कर देती है। अन्य भाषाओं को मान्यता की राजनीति। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रमुख भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इसके बावजूद मांग थमी नहीं है, एक दिन प्रतिदिन यह बढ़ती जा रही है। लोग कई क्षेत्रीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग कर रहे हैं, जैसे कि भोजपुरी, मंडारी आदि। भाषाई अल्पसंख्यकों की राजनीति। भाषाई आधार पर अनेक राज्यों के निर्माण के बावजूद भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या भी वैसी ही बनी हुई है। यह अल्पसंख्यक वर्ग अनेक प्रकारों से अपने भाषाई संरक्षण की मांग कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में बिहारी और उर्दू, कर्नाटक में मराठी, पंजाब में हिंदी आदि राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या विद्यमान है और यहाँ स्थानीय राजनीति में अहम भूमिका निभाती है। भाषा के आधार पर मतदान व्यवहार। भारत में मतदान व्यवहार भी भाषा के आधार पर ही किया जाता है। लोग उसी पार्टी को मत देते हैं जो अपनी भाषा से संबंधित हो और अपनी भाषा की उन्नति से संबंधित कार्यरत हो। भाषा संबंधी विवाद में भारत की राष्ट्रीय एकता को दुष्प्रभावित किया है और इससे देश के समक्ष प्रशासनिक समस्या भी उत्पन्न हो गई है। जरूरत उपरोक्त कमियों को दूर करने की है, जिससे देश की एकता अखंडता के लिए कोई खतरा उत्पन्न न हो। राजनीति में लिंग की भूमिका।
राजनीति में लिंग की भूमिका से तात्पर्य राजनीति में महिला एवं पुरुष की भागीदारी के अनुपात से है। भारत में महिलाओं की राजनीति सहभागिता वर्तमान में अपेक्षित स्तर पर विद्यमान नहीं है। भारतीय राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी से निम्न कारण है। पहले आते हैं पितृसत्तात्मक समाज, घरेलू जिम्मेदारियां, व्यक्तिगत कारण, सांस्कृतिक प्रतिबंध एवं रूढ़िवाद, सामाजिक आर्थिक कारण, राजनीति की नकारात्मक छवि, महिलाओं को लेकर राजनीतिक दलों की उदासीनता आदि। तो पहला क्या है? पितृसत्तात्मक समाज। राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी के मुख्य कारण में पितृसत्तात्मक समाज और उसकी संरचनात्मक कमियां भी होती हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को कम अवसर मिलते हैं तथा वे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में पुरुषों से काफी पीछे रह जाती हैं। लगभग 1/3 महिलाओं ने पितृसत्तात्मक समाज को उनकी राजनीतिक भागीदारी में बाधा के रूप में देखा है। घरेलू जिम्मेदारियां। अधिकांश महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियां जैसे कि बच्चों की देखभाल, घर के सदस्यों के लिए खाना बनाना, अन्य पारिवारिक कारणों से भी राजनीति में भाग नहीं ले पाती। व्यक्तिगत कारण। कई महिलाएं व्यक्तिगत कारणों की वजह से भी राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती। ये व्यक्तिगत कारण हैं जैसे राजनीति में रुचि न लेना, जागरूकता का अभाव और शैक्षिक पिछड़ापन। लगभग 10% महिलाएं व्यक्तिगत कारणों से राजनीति में हिस्सा लेने में क्षमता नहीं रखती। सांस्कृतिक प्रतिबंध एवं रूढ़िवाद। सांस्कृतिक मापदंडों और रूढ़िवादिता के कारण भी महिलाएं राजनीति में भाग नहीं ले पाती। सांस्कृतिक प्रतिबंधों में पर्दा प्रथा, अन्य पुरुष से बातचीत न करना, महिला का बाहर न निकलना आदि शामिल हैं। लगभग 7% महिलाओं ने माना है कि सांस्कृतिक कारणों में भी राजनीति में भाग नहीं लेती। सांस्कृतिक कारणों से ही वह राजनीति में भाग नहीं लेती। सामाजिक आर्थिक कारण। कमजोर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में अवरोध उत्पन्न कर रही है। राजनीति की नकारात्मक छवि। आम लोगों में राजनीति की नकारात्मक छवि है, जिसमें व्यापक भ्रष्टाचार की वजह से भी महिलाएं राजनीति में कम रुचि लेती हैं। महिलाओं को लेकर राजनीति दलों की उदासीनता। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर देश में राजनीतिक दलों एवं सरकारों ने उदासीनता प्रदर्शित की है। प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक, जो कि संसद और राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, उसको प्रेरित करने के लिए सभी राजनीतिक दल निरुत्साहित प्रतीत होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि पुरुष राजनीतिज्ञों को यह बात का भय रहता है कि महिला निर्वाचन से उनसे द्वारा चुना जाने की संभावना कम और समाप्त हो सकती है, जिसके लिए वे तैयार नहीं होते। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हेतु आवश्यक उपाय। पहला, संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाए, राजनीतिक दलों में महिलाओं के लिए आरक्षण हो और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए माहौल प्रदान किया जाए। पहला, संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण। हालांकि भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में 1/3 सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन राजनीति में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रयास की आवश्यकता है। महिलाओं को लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण प्रदान करने हेतु महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल पुनर्स्थापित एवं पारित करने की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों में महिलाओं के लिए आरक्षण। यद्यपि यह कदम महिला सांसदों की संख्या में वृद्धि के संबंध में कोई ठोस आश्वासन प्रदान नहीं करता, परंतु राजनीति में महिलाओं की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए यह एक ठोस कदम हो सकता है। विश्व में कई देशों में यह प्रावधान किया गया है कि जैसे स्वीडन, नॉर्वे, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु माहौल प्रदान करना। राजनीति में अन्य विविध क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि समाज में प्रत्येक स्तर पर महिला सशक्तिकरण और उनकी सामुदायिक भागीदारी के लिए प्रयास किए जाएं, ताकि उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता आदि गुणों का विकास हो। इसके साथ वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।